हेलो एवरीवन, कल हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया था, कल के परसों स्टार्ट किया था। तो कल मेनली अपन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था। तो फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट हमारे माइंड में सेट हो गया है, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसका कंप्यूटेशन का कल चार्ट अपन ने पढ़ लिया था। इसमें से म्युनिसिपल वैल्यू वेरी सिंपल, फेयर रेंट भी वेरी सिंपल, एंड थर्ड क्या था बेटा, स्टैंडर्ड रेंट भी बहुत सिंपल है। तो ये म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करके फिर अपन ने कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड रेंट, तो क्या आया, एक्सपेक्टेड रेंट, कंफर्म रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट को आपने किससे कंपेयर किया, विद एक्चुअल रेंट। तो कल मैंने, जितना मुझे याद है वापस से एक बार बता देता हूं, कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे याद है क्या, कल अपने क्लास के अंदर लिखा था, समझा भी था, पढ़ा भी था कि अपन एक्चुअल रेंट किसको बोलेंगे, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। रेंट रिसीव प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब ये कि जो भी आपका 12 महीने का रेंट आता है वो आपको पूरे 12 महीने का रेंट लेना है, माइनस जितना रियलाइज आप नहीं कर पाए उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, उसको आप क्या कर दो, माइनस। दैट इज अ अनरियलाइज्ड रेंट, दैट इज अ एक्चुअल रेंट, दैट इज अ एक्चुअल रेंट। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? मिस्टर ए मिस्टर ए ओन्स 2 हाउसेस। मिस्टर ए के 2 मकान है और क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ। ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ता है कि व्हाट इज अवेलेबल। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो आपको ईआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि ऑलरेडी ईआर दिया है तो कहानी कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करना पड़ता है बेटा, एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर करना पड़ता है, तो मिस्टर हैविंग द 2 मकान्स, the expected rent of the house, one is rupees 65,000, कितना है, 65,000 रुपीज का आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। और ये मकान आपने किराए पे दिया 7,500 रुपीज पर मंथ, बट द रेंट फॉर द मंथ ऑन द फेब इन मार्च 2025 कुड नॉट बी रियलाइज्ड। अनदर हाउस का एक्सपेक्टेड रेंट है 1.5 लाख रुपया। अगेन आपने 12,000 रुपए पर महीने पे आपने किराए पे दिया और लास्ट 3 मंथ्स आप रियलाइज नहीं कर पाए। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होता है और ये लाइन नहीं दे रखी होती, तो हम वर्किंग नोट बना के एज्यूम कर लेते हैं कि वी एज्यूम दैट रूल नंबर 4 के अंदर जो 4 कंडीशन दे रखी है, चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। और यदि रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या होगा, जो भी अनरियलाइज रेंट है, क्या है बेटा, जितना रेंट आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जितना किराएदार से आपने रेंट रिसीव नहीं किया, तो जितना भी आपने रेंट रियलाइज नहीं किया उसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। क्या मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन? और यहां तो क्लियरली दे रखा है कि रूल नंबर 4 की जो कंडीशन है वो प्रिस्क्राइब्ड फुलफिल नहीं हुई, और नहीं फुलफिल हुई तो क्या होगा, अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलने के बाद जो एक्चुअल रेंट आएगा वो एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों कंपेयर किए जाएंगे। यस और नो? कैसे करोगे, जल्दी देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन 5। एडिंग वेडिंग तो तुम बनाते थे ना, क्या बनाओगे एडिंग,
इस स्टेटमेंट जो आपको चाहिए वही एडिंग बनती है. स्टेटमेंट्स इन द कैलकुलेशन ऑफ gross annual value of both the houses of Mr. A for previous year 25-26 assessment year 26-27. अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? 2. अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे बेटा? हाउस 1, हाउस 2 और ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर्स. कहानी कैसे स्टार्ट करेंगे जल्दी बताओ बेटा. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट कितना जल्दी बताओ सर. एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे हाउस 1 का 65,000 रुपीज और हाउस 2 का 1.5 लाख रुपया. कोई डाउट है किसी को? एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड करते हुए? क्या एक्सक्लूड करते हुए? अनरियलाइज्ड रेंट. मतलब पूरे 12 महीने का रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. तो कितना रेंट आएगा? टोटल 12 महीने का रेंट होता है 7,500 इंटू 12 माइनस दो महीने का रेंट आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, 2 महीने का माइनस कर लो. तो मतलब एक तरीके से 10 महीने का रेंट आपको लेना है. लॉक कर दूं? कितना आएगा अमाउंट? नहीं 75,000 ही आएगा ना. और जीएवी का फॉर्मूला क्या होता है? विच एवर इज फायर. अमाउंट कितना है? और हाउस 2 के अंदर क्या करेंगे अपन? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट. तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट कितना आएगा? अगेन 12,000 रुपए महीने का रेंट है तो 12,000 इंटू 12. लेकिन 3 महीने का रेंट आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आप ऐसे कर सकते हो 12,000 इंटू 12 माइनस 12,000 इंटू 3 या 12,000 इंटू 9. एक ही बात. मतलब अनरियलाइज्ड रेंट है उसका आपको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन मिल जाएगा. तो कितना है अमाउंट? 12,000 इंटू 9 1 लाख और ये 1.5 लाख. ये 1.5 लाख. एक्सपेक्टेड रेंट अनदर हाउस का दिया हुआ 1.5 लाख रुपए और एक्चुअल रेंट है 1,08,000 रुपीज विच एवर इज. तो आपका जीएवी कितना आएगा? 1.5 लाख रुपया. जीएवी कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए. किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता. गुड मॉर्निंग. कंफर्म एवरीवन? नो कंफ्यूजन, नो डाउट टू एनीवन इन द क्लास? Yes, now we come to the another concept. दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे. कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी. कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी. कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी. दिमाग एक है किसी के पास? सबके पास होना भी चाहिए. चीजों को यदि आपको कमांड चाहिए बहुत ज्यादा तो उसको फील करना स्टार्ट करो. क्योंकि मैं तो मजे लूंगा ही तुम्हारे 1-2 दिन बाद जब अपन क्वेश्चंस करेंगे. आपको ये रियलाइज होना चाहिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए. बच्चा क्या करता है स्टार्टिंग बहुत जल्दी में होता है, जल्दी में नहीं होना चाहिए. स्पीड बिल्कुल 0 होनी चाहिए और मैं तो बोलता हूं माइनस होनी चाहिए. मैंने 2 महीने में सीए फाइनल क्लियर किया लेकिन जब पहली बार कंसेप्ट पढ़ता था स्पीड बिल्कुल 0 होती थी. जब सेकेंड या थर्ड रिवीजन करता था वो मेरा गजब होता था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब स्पीड चलो क्यों बोलो? अब आप सबसे पहले आगे मत बढ़ो, ये कंसेप्ट छोड़ो. सबसे पहले बोलो कि जो मुझे ऑलरेडी आता है. मुझे ऑलरेडी क्या आता है? अनरियलाइज्ड रेंट. तो ये समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, तुम इन्वॉल्व हो मेरे साथ. अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी एक ही चीज है, अलग अलग है. वैकेंसी ग्रामर, यदि किसी को ग्रामर नहीं आती हो तो बता देता हूं. वैकेंसी का मतलब है मकान खाली पड़ाना. वैकेंसी का मतलब क्या होता है? मकान खाली पड़ाना. बोलते ना वैकेंट, वैकेंट खाली. किराएदार आजा आजा आजा, किराएदार आ ही नहीं रहा. अपन दिखाए जा रहे कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा. आ जाओ जाओ जाओ, रूम लेट आउट, रूम लेट आउट, ले लो ले लो. पागल हो गए अपन. कोई ढूंढने जा रहे कोई मिल ही नहीं रहा.
तो बहुत बार होता है ना कि आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है, सबके प्रॉपर्टी तो आई, तो आपने किराए पे देना, आप देते होंगे, तो कभी कभी क्या होता है, एक किराएदार छोड़ के क्या दूसरा आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, तो कुछ महीने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी वैकेंट रहती है। वैकेंट मतलब खाली रहती है। तो यदि कोई प्रॉपर्टी खाली है और प्रॉपर्टी का रेंट रिकवर नहीं हुआ, दोनों चीजें अलग अलग है, माइंड में सेट हुई कि नहीं हुई, तो इसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा, क्योंकि तुम फ्यूचर में एक करोगे और यहीं पे आके तुम्हारा दिमाग खराब होगा। बता रहा हूं, मुझे पता भी बच्चा कहां गलती करता है, वो चीज पहले क्लियर कर देता हूं, इसमें स्पीड पहले ही खत्म कर देता हूं। मुझे पता है कहां मिस्टेक होगी। जब क्वेश्चंस करोगे तो दोनों आपको एक जैसा लगेगा। एक जैसा कैसे लगेगा भैया? किराएदार चोर कहीं का, पैसा खा गया मेरा, वो तो अनरियलाइज्ड रेंट है, वो तो अनरियलाइज्ड रेंट है। जबकि वैकेंट में क्या किराएदारी नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं है बेटा? किराएदारी नहीं है, आप लेट आउट करना चाह रहे हो, लेकिन किराएदार है ही नहीं, तो रेंट है ही नहीं, आया ही नहीं। जितने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली पड़ी रही। समझ में आ रही बात बेटा? तो जो मैंने अपन ने ऑलरेडी एडजस्टमेंट याद कर चुके हैं, तो अपन एक एडजस्टमेंट याद भी कर चुके हैं और उसका क्वेश्चन भी अपन ऑलरेडी ले चुके हैं। किसका बेटा? अनरियलाइज्ड रेंट का। किसका? जपन आपको पता है कि अपन क्या करते हैं बेटा? अपन क्या करते हैं? अपन एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? आवाज नहीं आ रही? यस, ये तो सबके माइंड में सेट हो चुका है। यस और नो? यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रेंट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो हमें कैलकुलेट करना आता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज आया, और उसको अपने कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लो। लोअर को क्या बोला अपने? एक्सपेक्टेड रेंट। दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है इसको कंपेयर किया जाएगा विद द एक्चुअल रेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, जब अनरियलाइज्ड रेंट होता है तो एक्चुअल रेंट का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि एक्चुअल रेंट के अंदर अनरियलाइज्ड रेंट का क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? समझ में आया कि नहीं आया वाली बात? क्या बोला मैंने? जो आप एक्सपेक्टेड रेंट को जब एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे तो किराएदार जितना पैसा खा गया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने पीरियड का उसने रेंट नहीं दिया, उसका आपको क्या मिल जाता है? डिडक्शन। फिर आप कंपेयर करते हैं। लेकिन कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी, कौन सा कंसेप्ट? कंसेप्ट ऑफ, हाँ वेरी गुड, कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा? वो तो आपको पता ही है, स्टाइल थोड़ी बदलेगा। कौन सा स्टाइल? जो मेन थीम है। थीम क्या थी? कंपैरिजन। किनका कंपैरिजन प्यारा बच्चा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को आपको क्या करना है? एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? जब अपन एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से यदि कंपेयर करेंगे तो सुनना बात ध्यान से, पहला डिफरेंस, अनरियलाइज्ड रेंट के अंदर, अनरियलाइज्ड रेंट के केस में जितना रेंट रिसीव नहीं हुआ वो एक्चुअल रेंट में इंक्लूड नहीं होता। वैकेंसी पीरियड का मतलब क्या हुआ? मेरे को प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए किराए पे देनी थी, लेकिन हुआ क्या, मैं 9 महीने के लिए किराए पे दे पाया, 3 महीने के लिए मैं किराए पे नहीं दे पाया, वो प्रॉपर्टी क्या रही? खाली पड़ी रही। क्या रही? क्या पड़ी रही? तो देन गवर्नमेंट क्या कहती है, लोग क्या कहता है, सुनना बात ध्यान से, यू हैव टू कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। सर यहां पे एक्चुअल रेंट 9 महीने का आएगा, 12 महीने का आएगा? यहां पे पूरा 12 महीने का आएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी होगा तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में क्लियरली ब्रैकेट में आप क्लियरली रखो, इंक्लूडिंग वैकेंट रेंट। जो भी वैकेंट पीरियड का रेंट है वो भी आपका इंक्लूड होगा। नहीं आया समझ में? डिफरेंस समझ में आया बेटा? किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? जो अनरियलाइज्ड रेंट है, क्या बेटा? अनरियलाइज्ड रेंट एक्चुअल रेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता। फिर कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं? ईआर को विद एआर। लेकिन जो वैकेंसी पीरियड वाला जो रेंट का एडजस्टमेंट है वो अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा बेटा। हेलो बेटा, मकान है, देखा है ना मकान, तो आपने मकान किराए पे दिया, बात समझ लो बेटा, आपने मकान, तो आप क्या बोलोगे, भैया मकान किराए पे दिया, और मकान कितने महीने किराए पे दिया? पूरे साल भर में सिर्फ 11 महीने के लिए किराए पे दिया। तो वैसे आपके दिमाग में क्या आएगा? सर 11 महीने का रेंट लेंगे ना। पहले जो आपके दिमाग में लप्पा आता है ना उसको बोलना चाहिए। आपके दिमाग में क्या आएगा? कितने महीने का रेंट आना चाहिए? गवर्नमेंट बोलती है नो। जब कंपेरिजन करोगे तो वैकेंट पीरियड का रेंट एक बार तो इंक्लूड करना पड़ेगा, इसका फायदा बाद में देंगे।
समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? वैकेंट पीरियड का जो रेंट का जो एडजस्टमेंट है उसका क्या किया जाएगा? बाद में बेनिफिट दिया जाएगा, पहले नहीं देंगे, पहले बेनिफिट नहीं देंगे। ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? हेलो एवरीवन, इट मींस यू हैव टू कीप इन द माइंड कि वो बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो अनरियलाइज रेंट है या वैकेंट रेंट है, क्योंकि जब वैकेंट रेंट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैकेंट रेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंट पीरियड का रेंट। तो यही मैंने लिखा है, एक्चुअल रेंट इंक्लूडिंग, जितना रेंट आपने रिसीव किया तो आएगा ही आएगा, जो वैकेंट पीरियड का जो रेंट है उसको भी इंक्लूड करते हुए आपको कंपेरिजन करना है। तो जब कंपेरिजन करोगे, इन दोनों को कंपेरिजन करना, जब कंपेरिजन करोगे तो क्या होगा बेटा? दो बातें होगी, दो क्या तीन बातें बोल दो, मेरे दो ही बातें हैं, तीन की और दो ही बातें होगी। Is one if expected rent is less than or equal to, less than or equal to मतलब up to, if expected rent is up to rupees actual rent, कौन सा वाला actual rent? कौन सा वाला actual rent? जितना रेंट रिसीव किया वो नहीं, एक्चुअल रेंट इंक्लूडिंग then gross annual value is equal to, gross annual value is equal to actual rent including vacant rent actual rent including vacant rent minus rent of vacancy period, मतलब vacant rent, मतलब वैकेंट रेंट का आपको क्या मिल जाएगा? एडजस्टमेंट मिल जाएगा। तो जो वैकेंट रेंट है उसका आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, जो भी आपका हायर अमाउंट आ रहा है, क्योंकि आपका हायर अमाउंट क्या हुआ? एक्चुअल रेंट है या एक्सपेक्टेड रेंट है? व्हिचएवर इज हायर, कौन सा है? एक्सपेक्टेड रेंट इज अप टू एक्चुअल रेंट, तो हायर क्या है? या तो एक्चुअल रेंट है या इक्वल है। तो यदि इक्वल है तो भी एक्चुअल रेंट कंसीडर किया जाएगा, और यदि एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट आएगा ही आएगा। तो एक्चुअल रेंट जो भी आया इंक्लूडिंग वैकेंट पीरियड, अब अपन क्या करेंगे? वैकेंसी पीरियड के रेंट का एडजस्टमेंट होगा, मतलब वैकेंसी पीरियड के रेंट का एडजस्टमेंट पहले नहीं होता, बाद में होता है। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। अनरियलाइज रेंट का एडजस्टमेंट पहले हो जाता है, बात समझ में आई बेटा? अनरियलाइज रेंट का एडजस्टमेंट करने के बाद कंपेयर किया जाता है, और जबकि यहां पे पहले वैकेंसी पीरियड के रेंट को भी इंक्लूड करके आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करके जो आपका हायर अमाउंट आएगा, उस हायर अमाउंट पे अपन क्या करेंगे? वैकेंसी पीरियड के रेंट का एडजस्टमेंट ले लेंगे। समझ में आ गई बात एवरीवन? केस नंबर टू, केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या होगा? इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट, और यहां पे एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होगा? इंक्लूडिंग वैकेंट रेंट, इंक्लूडिंग वैकेंट रेंट। देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू व्हिचएवर इज हायर, कौन सा होगा? तो देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड रेंट माइनस वैकेंट पीरियड का रेंट या वैकेंट रेंट। आपको ये बात याद रखनी है कि वैकेंसी पीरियड के रेंट का आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, वैकेंसी पीरियड के रेंट का आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, लेकिन किस में से मिलेगा? जो हायर अमाउंट आएगा उसमें से आपको मिल जाएगा।
कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कंफर्म? ये दोनों केसेस समझ में आ गए? बस आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब मैं अनरियलाइज रेंट की बात करूंगा तो माइनस करके कंपेरिजन करना है, और जबकि वैकेंसी पीरियड की बात करूंगा तो वैकेंसी पीरियड वाला रेंट भी रेंट में एक बार आएगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट करना है वो बाद में करना। समझ में आ गई बात? चलो कुछ एग्जांपल बना देता हूं। मंथली रेंट 18,000 रुपीज पर मंथ, expected rent rupees 1,19,000, vacancy 3 months. Calculate gross annual value. Calculate gross annual value कैसे निकालेंगे अपन? Expected rent to be compared. Expected rent to be compared with जो आपका रेंट रिसीव्ड होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट, जो आपका रेंट रिसीव्ड होगा, प्लस वैकेंट रेंट को भी इंक्लूड करते हुए एक बार तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जो भी एडजस्टमेंट है वो बाद में हो। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,90,000 रुपीज, और रेंट रिसीव्ड कितना है? 18,000 इंटू 9, 18,000 इंटू 9, 9 कितना आया? 1 लाख, प्लस वैकेंट पीरियड का रेंट, रेंट कितना है? 18,000 इंटू 3, 18,000 इंटू 3 कितना होता है? इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो विच एवर इज, आवाज नहीं आ रही, विच एवर इज हायर कौन सा है? कौन से ज्यादा है? एक्चुअल रेंट ज्यादा है ना, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है? 162 प्लस 54 कितना आया? 216, 2,16,000 रुपीज का एक्चुअल रेंट माइनस वैकेंट पीरियड का रेंट अपन अब माइनस कर लेंगे, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा दैट इज द 1,62,000। नहीं आया समझ में एवरीवन? Example number 2, monthly rent 18,000 rupees per month, expected rent 20,000 rupees per month, vacancy 3 months. Calculate gross annual value. We have to compare expected rent. We have to compare expected rent with actual rent. कौन सा वाला rent? Rent received plus vacancy वाला rent. Expected rent कितना है? 240. Compare with रेंट रिसीव्ड कितना आएगा? 18,000 इंटू 3, सॉरी 18,000 इंटू 9,
18,000 इंटू 3, विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे हायर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आएगा दैट इज 2,40,000 माइनस वैकेंसी वाला जो रेंट है वो आप माइनस कर दो, दैट इज 54,000 रुपीज। तो आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी दैट विल बी 160। लॉक कर दूं? समझ में आ रहा है सबको? कंफर्म आ रहा है? क्वेश्चंस करेंगे और एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं जिससे कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। पहला क्या लिखा था आपने, मंथली रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट? मंथली रेंट 18,000 रुपए पर मंथ, मंथली रेंट 18,000 रुपए पर मंथ। एक्सपेक्टेड रेंट रुपीज 1,90,000। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट 3 months। आपस में नहीं, हर बच्चा इंडिविजुअली करेगा। कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मुझे बताओ कैसे करेंगे, एक बार तुम लोग करो फिर मैं बताऊंगा। 2 मिनट का टाइम देता हूं, यदि किसी ने जेबी निकाल लिया तो मुझे बता देना। हमने एक बार ट्राई कर लिया, अब साथ में करते हैं। पर हमें पता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट विथ एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। और जनरली साइलेंट में अपन हमेशा ये प्रिज्यूम करते हैं कि जब तक मना नहीं हो कि अनरियलाइज रेंट रूल नंबर 4 की जो भी 4 कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है, मतलब उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है, 18,000 इंटू 12 माइनस 3 months का रेंट 54,000 रुपीज। ये क्या ज्यादा है, लेफ्ट वाला है राइट वाला? 190 जा रहा है, तो आंसर क्या होगा 190। और 162 को कैसे आ गया, $180 इंटू 12 किया होगा, माइनस 54 किया तो कितना आया ये? लेकिन अपने को क्या लेना है, विच एवर इज, समझ में आया कि नहीं आया? यदि ये अनरियलाइज्ड रेंट नहीं होता, यदि वैकेंसी वाला होता तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो कंपेरिजन में लफड़ा होता है, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट वाला माइनस करके करना पड़ता है, जबकि वैकेंट वाला इंक्लूड करके बाद में एडजस्टमेंट देना पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ रही बात एवरीवन? इसे मैंने जानबूझ के कंपेयर भी कर दिया यहाँ पे, जिससे कि मिस्टेक नहीं हो, अब नहीं होगी। सबको समझ में आ रही बात एवरीवन? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ में आ रही बात सबको? मैं बार बार जगाता रहता हूं, जागना बहुत जरूरी है। जब मैं सेल्फ स्टडी करता था, क्योंकि हमने सेल्फ स्टडी की है, तो सेल्फ स्टडी में मेरा रूल था हर 20 मिनट के अंदर खुद को ही चाटा लगा रहता था, जिससे कि मैं जाग सकूं। फिर पढ़ाई का एक ही रूल है, क्योंकि जब आप एंड मोमेंट में पढ़ते हो तो आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ोगे। ये पढ़ते पढ़ते हो जाते हो किसी के ख्यालों में कि मम्मी क्या बनाएगी, कहां जाना है, मतलब आपके जो भी ख्याल है वो आपके अपने पर्सनल ख्याल है। कौन सा इंसान कौन से ख्यालों में अटकेगा वो देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन यस, मन बड़ा चंचल है, मन पटकता रहता है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों ने अब तक क्या बताया, ज्यादा घंटे पढ़ो। मैं बोल रहा हूं ज्यादा घंटे मत पढ़ो, मन पे कंट्रोल करना स्टार्ट करो। जो आपको लाइफ में जो आगे बढ़ाएगा वो है कंट्रोल दी माइंड। किस पर आपको वर्क करना है,
और आप अपन जनरली बचपन से जो सीखते हैं वो है हार्ड वर्क। क्या इंपॉर्टेंट है? हार्ड वर्क का मतलब जनरली बोला जाता है, और पेरेंट्स नहीं बोलते बेटा 15 घंटे पढ़ाकर 20 घंटे पढ़ाकर, तो बच्चा भी क्या करता है, रूम बंद करता है और रूम में बैठे बैठे पढ़ता है 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे, उससे कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 15 घंटे 12 घंटे वो तो पढ़ने ही है, लेकिन वो इफेक्टिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आउटपुट वाले, पेरेंट्स को दिखाने वाले नहीं, क्योंकि दिखा के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो आपको जो वर्क करना है वो करना है, बार बार अपने आप को आधे घंटे की बार बोला करो, माइंड बिल्कुल सही जगह तो लगा हुआ है ना, कहीं भटक तो नहीं गया ना, खो तो नहीं गया ना, तो बार बार आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रिंग योर माइंड टू द टारगेट। समझ में आ रही बात बेटा? तो स्टार्टिंग में आप 3 घंटे में ही थक जाओगे मेरे तरीके से। कितनी देर में? हाँ, तो फिर धीरे धीरे वो टाइम आपको बढ़ाना है। समझ में आ रही बात? कम बैक टू अ पॉइंट, फालतू बातें बहुत करते हैं लेकिन जरूरी है बेटा, क्योंकि जब तक अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, अपना रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा। ये 2 कंसेप्ट और पढ़ा रहे, लेकिन एक साथ ज्यादा ना हो जाए। ये 2 कंसेप्ट पे थोड़ी देर में आऊंगा भी, और लेकिन थोड़े से जो अपने कंसेप्ट पढ़े उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, find out the gross annual value GAV in the case of the following properties for the assessment year 26-27 in 1000। ये सारे अमाउंट आपको रुपीज इन 1000 में दिए। साथ में करोगे अपने आप कर लोगे? साथ में करोगे? मैं तुम लोगों को 3 मिनट का टाइम दूंगा, पता चले कि तुम लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता। ये जितने भी अमाउंट्स दिए हुए सब रुपीज इन 1000 दिए हुए हैं। एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, रेंट पर मंथ इफ लेट आउट, लेट आउट पीरियड दिया हुआ है कितने पीरियड के लिए लेट आउट है, और ये दिया हुआ है कि कितने पीरियड के लिए वैकेंट है। वैसे वैकेंसी वाला पीरियड आप गायब भी कर दो तो चल जाएगा, क्योंकि लेट आउट पीरियड दिया हुआ है और अनरियलाइज रेंट की बात नहीं है। तो 12 महीने अपन मानते हैं कि लेट आउट है, तो लेट आउट में से 11 महीने लेट आउट है, तो 1 महीने क्या हो गया? वैकेंट। यदि 9 महीने लेट आउट थे तो 3 महीने क्या हो गया? वैकेंट हो गया। कर सकते हो? किसी ने कर लिया क्या? पहला वाला पी का क्या आंसर आ रहा है बताओ? क्या 7? जीएवी 7 आ रही है। जीएवी एक ऑप्शन 7 70 तो तुम्हारा आंसर है 70, तुम्हारा है 7, और एक बच्चा और बोला 77। 3 बोला, 3 ऑप्शन हो गए, तो बहुत सारे ऑप्शन बाकी है। जल्दी बोलो बेटा। 70 77 और तुमने बोला 7। बाकी बच्चे राइट हैंड साइड वाले जल्दी। अभी तो करने के लिए देता हूं मैं, अभी तो मैंने खुद ने नहीं कराया। 77 फिर अकेले अकेले करो, साथ में कोई नहीं करेगा, इंडिविजुअली। दिमाग खराब होता होने दो, क्योंकि वही सोना चमकता है जिसको ज्यादा तपाया जाता है। एक्चुअली हम लोगों के तपने की आदत नहीं है, तो तपना बहुत जरूरी है। दिमाग पे जब जोर दूंगी तभी प्रोविजन क्या होगा? क्लियर होगा। क्योंकि मैं कराऊंगा तुम्हें आंसर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम हॉल में बोलोगे सर भूल गए बेटा। इंडिविजुअली आपस में नहीं, ग्रुप नहीं, नो ग्रुप, सीट चेंज कर दूंगा ना कल से। नहीं, इंडिविजुअली। एग्जाम हॉल में इंडिविजुअली बैठोगे ना, इसलिए मैं फर्स्ट डे से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर होता है फर्स्ट डे से, क्योंकि एग्जाम डे में आपको डिस्कस करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए कोई फ्रेंड नहीं होगा आपके बगल में। क्यू का कितना आ रहा है? क्यू 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 क्यू
0 आएगा। आर का 72 और एच का 80। पी का कितना आया था 70। चेंज हो गया अब सबका। अब तो मुझे लगता है कराने की जरूरत ही नहीं है, शायद सबके आंसर मैच हो गए। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, बाई चांस एक दो बच्चे जो बोल नहीं रहे और मे भी उनको कंफ्यूजन हो शायद। पी का कैसे होगा वो देख लो, वैसे सबने अब 77 बोल ही दिया है मेरे को। पी 70 क्लियर, रेंट पर मंथ, लेट आउट 7,000 रुपीज पर मंथ। अपना रूल क्या कहता है, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट के अंदर वैकेंट पीरियड वाला रेंट भी इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब जो आप कंपेरिजन करोगे पी के अंदर, वो कितना कंपेरिजन करोगे 70 विथ 84। ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, तो 84 क्या हो गया आपका एक्चुअल रेंट। एक महीने का वैकेंट पीरियड का रेंट का आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा 7। तो कितना आंसर आएगा 77। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कंफ्यूजन है क्लास के अंदर पी के रिगार्डिंग? वैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोल दिया था 77, फिर भी अभी भी कोई डाउट है देखने के बाद? कंफर्म? अब जल्दी जल्दी आंसर बता दो, क्यू का कितना आएगा 0। सबका ही आ रहा है 0, क्योंकि पूरा का पूरा एडजस्टमेंट के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि एक महीने का भी रेंट नहीं आएगा ना आपको। पूरा का पूरा क्या मिलेगा, वैकेंसी पीरियड का रेंट का एडजस्टमेंट मिल जाएगा, क्योंकि एक महीने के लिए भी रेंट पे नहीं दिया हुआ है। आर का 72 किन किन का आ रहा है ईमानदारी से बताना? 72 इधर राइट हैंड साइड वाले बच्चे, बेटा कहां हो तुम, पंजाब में या हरियाणा में? ठीक है, आर हो गया 72, एस 1109। ये किन किन का आ रहा है? अब आने लग गया इधर राइट हैंड साइड वाले बच्चे, कर लिया? हाथ भी ऊपर करना पड़ता है बेटा। Question number 7. Mr. X is the owner of a house property. Everyone. Mr. X is the owner of a house property. He let the property during the previous year 25-26 for 7,000 rupees per month. The house was occupied from the 1st April 2025. The house was occupied from the 1st April 2025 to 31st Jan 2026. From 1st Feb 2026, it remained vacant. इसका मतलब किराए पे कितने महीने के लिए रहा? 9 महीने। कौन बोला 9 महीने? ऐसे बोलो मैंने नहीं पी है। दिसंबर तक 9 महीने, इन्होंने जनवरी भी इंक्लूड किया है, क्योंकि 31 जन तक ऑक्यूपाइड, मतलब मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी थी 10 महीने तक तो किराए पे रही। फिर उसके बाद क्या रहा, 1 फरवरी कर 3 महीने या 4 महीने, 3 महीने 4 महीने, मैं तो बताओगी कितने महीने, ये बोलेगी कितना? हाँ मैं तो बताओगी कितने महीने। 1 फरवरी से मकान खाली रहा तो 3 महीने होंगे, 4 महीने होंगे या 5 महीने होंगे? 2 महीने तो होंगे, फरवरी और मार्च, ऐसे बोलता है तो मैं तो। ठीक है, क्या क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप हमेशा अकेले रहोगे, तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बस यही होगा।
फिर बच्चे मुझे बोला आके बोलते सर मैं आंसर सही करा था, ऐसे ही मेरे आगे एक इंटेलिजेंट बच्चा बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछ लिया, उसने गलत बता दिया, मेरा बिना मतलब गलत हो गया, तो मैंने बिल्कुल सही करा। तो बिलीव योर सेल्फ, दिस इज माई फर्स्ट, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंटली पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रही बात? तो फरवरी मार्च 2 महीने खाली रहा, ठीक है। मिस्टर एक्स फेल्स टू रियलाइज 10,000 रुपीज रेंट फ्रॉम द टेनेंट। एक्चुअली टेनेंट को अपने 10 महीने के लिए किराए पे दिया था, 10,000 रुपए खा गया वो अपने। कितने खा गया? और जितना भी आपका 10 महीने का रेंट था उसमें 10,000 रुपए डूब गया, बैड डेब्ट्स। और अनरियलाइज रेंट के केस में जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ऑलवेज बी प्रिज्यूम्ड। रूल नंबर 4 की ऑल द 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो हम क्या करते हैं, अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज 82,000 रुपीज पर एनम जीएबी। मैं तुम लोगों को पहले 3 मिनट का टाइम दूंगा, आपको जीएबी बतानी है, फिर अपन साथ में करेंगे जीएबी कैसे आएगा। और शायद बुक और बच्चे के पास होगी, तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। जीएबी कर लिया तुमने? 75 एक ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। एक आंसर आया 75, तुम्हारा कितना आएगा? 68 दोनों का 68 चेंज कर लिया। वो बुक में देखो बेटा, बुक लेके आया तो रोज, अभी तो मैं दिखा देता हूं, मैं कर नहीं रहा हूं इसलिए। 68 बाकी राइट हैंड साइड 68 बाकी बोलो इसलिए 16 16,000 60,000 और तुम्हारा आ रहा है 68,000 बेटा। इधर लेफ्ट हैंड साइड लास्ट बेंच करो 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 74,000 74 68 82,000। समझ में आ रही बात? सबने एक बार ट्राई कर लिया, हम साथ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मंथली रेंट 7,000 रुपीज पर मंथ, यही दिया हुआ है ना। 10 मंथ्स के लिए तो आपका लेट आउट था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। 2 मंथ्स के लिए क्या रहा? वैकेंट। और 10,000 रुपीज अनरियलाइज्ड रेंट। यस यस ना। आपको क्या करना पड़ता है बेटा? जीएवी कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू कंपेयर expected rent compare with rent received या receivable minus unrealized rent। और जो रेंट और रिसीव्ड और रिसीवेबल आएगा उसमें कौन सा रेंट इंक्लूड होगा? इंक्लूडिंग वैकेंट रेंट। अपन ने यही पढ़ा था ना बेटा, वैकेंट रेंट एक बार इंक्लूड करना पड़ता है, बाद में क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट बाद में करना पड़ता है। एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 82,000 रुपीज पर एनम, पूरे साल भर का दिया हुआ है। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना आएगा? इंक्लूडिंग वैकेंट रेंट। तो 10 महीने के लिए तो आपने किराए पे दे रखा है और 2 महीने वैकेंट रहा, मतलब पूरे 12 महीने का रेंट। तो 7,000 to 12 करेंगे तो कितना आएगा? 84,000 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 10,000। ऐसा किन किन ने किया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन करना है, लड़ना है, झगड़ना है, लड़ लो आप। ये प्रोफेसर लड़ने में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन शब्दों से, हाथों से नहीं। तलवारें नहीं लेनी अपने को। सबको समझ में आ रही बात? हाँ बेटा बोलो। मेरा बीच में मत बोला, मैंने पहले ही बोला था मजे लेने का वक्त आ रहा है, मजे नहीं लेने देते। मैंने पहले ही बोला कि ग्रामर आनी चाहिए, बोला था नहीं? बोला था ना मैंने, कोई ना कोई अटकेगा जरूर। ग्रामर का नाम ये समझ में आ गई बात, क्योंकि 2 महीने क्या है?
वैकेंट, जबकि अनरियलाइज्ड रेंट 10,000 रुपीज दिया हुआ है। मंथ नहीं बोला इन्होंने बोला किराएदार 10,000 रुपए खा गया आपके। समझ में आ गई बात? कोई और कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? अब तो बहुत सिंपल है। 82,000 रुपीज को कंपेयर किया जाएगा 84 माइनस 10 दैट इज 74। क्या ज्यादा है? विच एवर इज हायर अमाउंट कितना आएगा? 82 माइनस 2 महीने का रेंट रिसीव नहीं किया, 2 महीने का रेंट, तो 2 महीने का रेंट कितना होता है बेटा? यहां पे आएगा तुम्हारे 2 महीने का रेंट। 2 महीने का रेंट कितना होता है? 7 इंटू 2 14,000, 68,000। तो कुछ बच्चों ने 68 बोला था, किन किन ने बोला था? सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? 74 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको वैकेंट रेंट का भी तो एडजस्टमेंट, समझ में आ रही बात एवरीवन? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, समझ में आया? अपन तो क्वेश्चन और भी करेंगे, मजे लेते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन एक प्रोविजन पढ़ लेते हैं, वैसे वो प्रोविजन आपको ऑलरेडी पता है, म्युनिसिपल टैक्सेस। कौन सा कंसेप्ट? क्या निकाल लिया अब तक? क्या कंप्यूट हुआ बेटा? क्या कंप्यूट किया? जल्दी बताओ। GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? GAV से क्या माइनस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्सेस। वेरी गुड। GAV में क्या माइनस करते हैं? पहले म्युनिसिपल टैक्स से माइनस करते हैं। जो मैं बोल रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो किसमें से माइनस किया जाता है? NAV से। अभी जल्दी जब मत करो बेटा, NAV आने दो पहले। NAV कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? GAV और NAV के बीच में डिफरेंस होता है MT। क्या बेटा? MT फॉर म्युनिसिपल टैक्स। MT बोले तो म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी आपका हाउस टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी लोकल अथॉरिटीज होती है, जो भी टैक्सेस लगाती है आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, आपके मकान के ऊपर, और ये मकान के ऊपर भी टैक्स लगता है। क्या लगता है? तो इसका डिडक्शन जितना ड्यूज है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान टैक्स पे करते ही नहीं हाउस टैक्स। तो जितना हाउस टैक्स आपके द्वारा पे कर दिया गया है, किराएदार ने नहीं, ओनर ने। बहुत बार क्या होता है, आप रेंट एग्रीमेंट बना के किराएदार को बोल देते हो भैया तू मकान यूज कर रहा है तो ये हाउस टैक्स पे करेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन तभी मिलेगा इनकम टैक्स में जब म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। याद रहेगा सबको? म्युनिसिपल टैक्सेस मीन द टैक्सेस विच इज रिकवर्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज। होती है ना म्युनिसिपैलिटीज, आपको पता है, तो वहां की जो भी म्युनिसिपैलिटीज है, लोकल अथॉरिटी है, ग्राम पंचायत है, उनके द्वारा मकान के ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इट इज आल्सो नोन एज द हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्सेस। ये पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलेगा। किसके आधार पे? पेड के आधार पे। यदि आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ हो सकता है कि म्युनिसिपल टैक्स है टोटल 3 लाख रुपए, बट पेड बाय द ओनर इज 2 लाख रुपीज, तो डिडक्शन पूरे 3 लाख का नहीं मिलेगा, ओनली 2 लाख रुपए का मिलेगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो 3 लाख रुपए का आपको दिया हुआ है, लेकिन जो पेड है वो 2 लाख रुपीज है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जितना म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है वो भी किसके द्वारा? बाय दी ओनर, तब डिडक्शन मिलेगा, दवाई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कहां से मिलता है बेटा? फ्रॉम GAV। GAV मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आ रही बात बेटा? डिडक्शन किसके द्वारा मिलेगा? पेड। किसके द्वारा पे होना चाहिए? ओनली इफ इट पेड बाय ओनर। क्वेश्चन के हिसाब से बात ध्यान रखनी पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन में 2 पॉइंट हो सकते हैं। डायरेक्टली आपको दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या दिया हुआ है? म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंट के फॉर्म में दिया हुआ है। यदि म्युनिसिपल टैक्सेस यदि अमाउंट में दिया हुआ है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जितना अमाउंट दिया हुआ है इफ पेड बाय द ओनर डिडक्शन मिल जाएगा फ्रॉम द GAV। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है म्युनिसिपल टैक्सेस 5%, म्युनिसिपल टैक्सेस 10%, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा सर म्युनिसिपल टैक्सेस तो 5% या 10% या 15% दिया है, ये 5 या 10% या 15% किसका होगा? तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर GAV का होगा। जो GAV का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की वैल्यू का होगा, म्युनिसिपल वैल्यू का होगा। किसका होगा? समझ में आ गई बात? तो यदि म्युनिसिपल टैक्सेस यदि परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं दिया हुआ है कि किसका परसेंटेज होगा, तो साइलेंट में आपको याद रखना पड़ेगा ये किसका परसेंटेज है? म्युनिसिपल वैल्यू का। किसका परसेंटेज है बेटा? इधर म्युनिसिपल
वैल्यू का। तो if municipal taxes are given in percentage, then it should be calculated on municipal value. आगे कंटिन्यू करूं? आवाज नहीं आ रही, कंटिन्यू करूं? नहीं आया समझ में? कुछ समझना ही नहीं है। पर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले दिमाग में जोड़ दो। क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 15,000, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली 15,000 माइनस कर दो, पेड बाय द ओनर। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस आर 20%। अब किसका 20% करेगा? करवम भाई वो 80-90 पूरे 100। तो अब दिमाग में जोड़ दोगे कि 20% किसका करूं, तो आपके दिमाग में आएगा सर जीएवी का कर लूं। ये जीएवी का क्यों कर लूं? क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही तो लगेंगे। तो साइलेंट में म्युनिसिपल टैक्सेस दिया और किसका परसेंटेज दिया हुआ है, वो साइलेंट दिया हुआ नहीं है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस किसका माना जाएगा? म्युनिसिपल वैल्यू का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गई बात सबको? एवरीवन, नो डाउट? अब इसके बाद ये दिख रहा है सबको? concept of house property let out for some period and concept of house property let out for some period and sell occupied property for some period। मैंने क्या कहा, आपको समझ में आया कि नहीं है? कुछ पीरियड के लिए किराए पे दे रखी हो, कुछ पीरियड के लिए सेल ऑक्यूपाइड है। वैकेंट नहीं है बेटा, इधर इधर वैकेंट नहीं है, सेल ऑक्यूपाइड। बेटा वैकेंट में और सेल ऑक्यूपाइड में कोई डिफरेंस होता है क्या? डिफरेंस होता है? समझ में आता है बेटा? इधर इधर तुमसे बाद में तुम कुछ बोलोगी। सेल ऑक्यूपाइड मतलब हाँ यूज आ रही है, मैं यूज कर रहा हूं, और फिर कुछ पीरियड के लिए आपने किराए पे दे दिया। क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है? मैं तुम्हें एग्जांपल बना के दूं, कैसे प्रैक्टिकली हो सकता है? तब से पूछूंगा। मैंने क्या बोला बेटा? प्री प्रैक्टिकल। ये बहुत गंदा हो गया क्या? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, याद करना, बातें करो यार। दुनियादारी देखी है, घर में रहती हो, घूमने भी जाती होगी, घर में बातें भी होती होगी, वो पड़ोसी के मकान भी होंगे, तुम्हारे मकान भी होंगे जो किराए पे ले रखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट से कौन से प्रीवियस ईयर की बात करो? कौन सा प्रीवियस ईयर है अपना? 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। तो जो आपका 12 महीने का जो पीरियड है, जो प्रीवियस ईयर है, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए लेट आउट और कुछ पीरियड के लिए सेल ऑक्यूपाइड हो? एग्जाम्पल बनाओ। सर मेरा मकान जोरी बाजार में, कहाँ है? सर जोरी बाजार इज नॉट ए गुड एरिया फॉर लिविंग, थर्ड क्लास एरिया, बट गुड फॉर बिजनेस। सर बिजनेस के लिए शानदार एरिया है, तो सर कार ही नहीं जाती, पार्किंग की प्रॉब्लम, अच्छी कार ही मेंटेन नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या किया, जोड़ी बाजार वाला जो एरिया था ना, वो अपन 9 महीने तक रहे। जनवरी में अपन मानसरोवर में आ गए। कहाँ गए? और जोड़ी बाजार वाले एरिया को अपन ने क्या किया, जनवरी से अपन ने किराए पे दे दिया। क्या दे दिया? और बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अपन बहुत बार ऐसा करते हैं कि कोई मकान होता है, कुछ पीरियड के लिए अपन ऑक्यूपाइड कर रहे होते हैं, बाद में अपन क्या करते हैं, किराए पे दे देते हैं। या बहुत बार क्या होता है कि आपका कोई मकान किराए पे दे रखा होता है, बाद में बोलते नहीं 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 वो अच्छा मकान है, अपन वहां पे जाएंगे तो किराएदार बोलते हैं गेट लॉस्ट, मैं आ रहा हूं अगले महीने। क्या किराया? ऐसा होता है कि नहीं होता?
क्या प्रॉपर्टी अलग अलग है, एक ही प्रॉपर्टी की बात करो? हेलो, क्या एक ही प्रॉपर्टी की बात करो या अलग अलग प्रॉपर्टी की बात करो? समझ में आता है? ग्रामर आती है? तो ग्रामर पे बहुत ज्यादा जाते हो, बहुत जरूरी है बेटा। ये क्या है बेटा? इसका मैं चार्ट ऐसे बना सकता हूं क्या बेटा? तुम सबसे पूछ रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, इसका आधा पार्ट लेट आउट है और आधा पार्ट सेल ऑक्यूपाइड है। क्या ये लिख सकता हूं? ऐसा चार्ट बन सकता है क्या? ये सही डायग्राम? हाँ, इस टॉपिक का एग्जांपल सही है क्या ये? ओके, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा लेकिन बहुत जरूरी है, जिससे कि तुम लोगों का ब्रेन डेवलप होगा, इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप होगी। तुमने बोला ऊपर वाला एरिया लेट आउट कर देते हैं और ये वाला एरिया सेल ऑक्यूपाइड। ये भी चार्ट सही है क्या इसका? तो पार्ट थोड़ी अलग करना है, पूरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये नहीं बन सकता, ये बात ही नहीं कर रहा। ये तो क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी थी कुछ पीरियड के लिए सेल ऑक्यूपाइड है, कुछ पीरियड के लिए लेट आउट है। वेरी गुड। ये क्या है बेटा? एचपी हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, राइट? ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पार्ट नहीं करना है, एरिया डिवाइड नहीं करना है, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है। यही प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए, किसके लिए बेटा? फॉर सम पीरियड लेट आउट है। सेम प्रॉपर्टी, एरिया नहीं, वही प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए लेट आउट है, वही प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए सेल ऑक्यूपाइड है। यही प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? यदि कोई भी प्रॉपर्टी, बोलो, यदि कोई भी प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने में एक दिन भी लेट आउट हो गई तो ये हाउस प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? दिस हाउस प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड टू बी समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब म्युनिसिपल वैल्यू पूरे 12 महीने का आएगा, फेयर रेंट पूरे 12 महीने का आएगा, स्टैंडर्ड रेंट पूरे 12 महीने का आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इज डीम्ड लेट आउट। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डिवीजन नहीं होगा यहां पे, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी है और ये पूरी प्रॉपर्टी को यदि आपने एक दिन के लिए भी किराए में दे दिया तो क्या माना जाता है? डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड टू बी, इट मींस म्युनिसिपल वैल्यू वही 12 मंथ्स का आएगा और उसके बाद क्या लिखते हैं? जल्दी जल्दी बोलो बेटा। फेयर रेंट भी पूरे 12 महीने का आएगा, स्टैंडर्ड रेंट भी आपके 12 महीने का आएगा, ऊपर का माला एक है बेटा, है तुम्हारे पास। एक्चुअल रेंट भी, कौन बोला 12 महीने? कौन बोला था भैया? 9 महीने मैंने सेल ऑक्यूपाइड किया और 3 महीने का यदि रेंट है तो 3 महीने का तो रेंट आएगा। सर मतलब 9 महीने वैकेंट का है, सेल ऑक्यूपाइड है, कोई वैकेंट नहीं है, ये सेल ऑक्यूपाइड है। तो ये 9 महीने यदि आपने सेल ऑक्यूपाइड किया और 3 महीने यदि आपने किराए पे दिया तो रेंट कितने महीने का आएगा? 3 महीने का आएगा। तो एक्चुअल रेंट क्या आएगा? एक्चुअल रेंट आएगा। एक्चुअल रेंट क्या होगा? रेंट फॉर विच लेट आउट, रेंट फॉर द पीरियड लेट आउट। जितने पीरियड के लिए आपने लेट आउट किया उतने पीरियड का रेंट आएगा, ये एक्चुअल बेसिस पे आएगा, ये 12 महीने का नहीं लिया जाएगा। लॉजिक क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? लॉजिक क्लियर है? कंफर्म, ईमानदारी से इस चार्ट को बना लो। ये एग्जांपल बहुत जरूरी है, वरना आपका बार बार दिमाग खराब होगा बेटा, क्योंकि ये भी दिमाग खराब हुआ नहीं मैं करूंगा। इसलिए ये डायग्राम देख लेना, जब भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है ये डायग्राम देखना, डायग्राम से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा।
कि अपन म्युनिसिपल वैल्यू 12 महीने की क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट है। क्योंकि यदि सेम प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए भी यदि आप किराए पे दे देते हो तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसका पार्ट नहीं है, प्रॉपर्टी वही है। तो वही प्रॉपर्टी क्या होनी जाती है, डीम टू बी लेट आउट। और डीम टू बी लेट आउट होने की वजह से म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड पूरा आता है, फुल आता है। क्या आता है, समझ में आ गया? सिर्फ जो चेंज होता है वो एक्चुअल रेंट में आता है, और वो लॉजिक भी है। जितने पीरियड के लिए आपने लेट आउट कर रखा है उतने पीरियड का आपका एक्चुअल रेंट होगा। ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया सबने? बोल नहीं रहे हो बेटा। Part of house property let out and part of house property self occupied। बेटा लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, इसका एग्जांपल बता सकता है कोई? क्या ये यस जैसे कि कोई हाउस प्रॉपर्टी है, दिस इज हाउस प्रॉपर्टी, इसको मैंने 6 महीने के लिए क्या किया, लेट आउट कर दिया, और 6 महीने के लिए मैंने क्या किया, सेल ऑक्यूपाइड कर दिया। ये इसका एग्जांपल है क्या बेटा? वो प्यारा बच्चा बता रहा है, तुम्हारे पास भी होगा ना बेटा? हाँ बेटा जल्दी बोलो, हेलो, तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम बोलना बेटा, तुम बोलो बेटा। ऐसे इंसल्ट फील नहीं करने का, अपने क्लासेस सब बेवकूफ है, कोई इंटेलिजेंट बोल देना उसको ही बेवकूफ बना के छोड़ दूंगा। तो मैं ऐसे किसी के मजाक के लिए मैं किसी का टारगेट नहीं लेता, कोई मेरा पर्सनल पूछने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इंसल्ट करना टारगेट ही नहीं है, सिर्फ मजे लेना टारगेट है। हाँ बेटा, हेलो, उसके आगे राइट हैंड साइड वाली बच्ची, प्यारी बच्ची, गुड मॉर्निंग। इसका एग्जांपल ही सही है क्या जो ये बच्चे ने लिखवाया? सही है ना? कंसेप्ट ऑफ पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सेल ऑक्यूपाइड, ये चार्ट सही बनाए? सही है? ये आगे वाली बच्ची, तुम बताओ बेटा फिर क्या बनेगा? मेरा पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, टाइम पीरियड नहीं है, प्रॉपर्टी को डिवीजन कर दिया। तुम्हारा मकान है क्या बेटा? मकान है, मकान, मकान है तुम्हारे पास? मकान है ना मकान? नाले में तो नहीं था ना, मजाक करता था, दिल पे नहीं लगा, पहले बोला मैंने, मकान है ना? हाँ, कहां रहता है? फ्लैट में रहता है बेटा, फ्लैट में रहता ना, फ्लैट में या बंगलो में या मकान, मेरा मकान होना चाहिए ना कोई भी, तो ये लो मकान। बेटा ये क्या है? मकान, मकान की हाउस प्रॉपर्टी। ये अपने अपने हिसाब से लगा लेना बेटा। क्या ऐसा है? ऐसे मकान होते हैं कि नहीं होते? अब इसे प्रैक्टिकली क्या, मकान एक ही है ना, पीरियड नहीं, टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर, क्या बेटा, ग्राउंड फ्लोर सेल ऑक्यूपाइड हो, और ये दोनों पार्ट क्या कर रखे हो आपने, लेट आउट कर रखे। इसका अपोजिट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आधी हाउस प्रॉपर्टी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पार्ट ऑफ द मकान आपने किराए पे दिया और कितना पार्ट ऑफ द मकान आपने सेल ऑक्यूपाइड किया। तो ये प्रॉपर्टी सेल ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, लेट आउट मानी जाएगी? डीम्ड टू भी नहीं, ये प्रॉपर्टी के ही टुकड़े कर दिए आपने। क्या कर दिए? रजिस्ट्री में तो एक ही प्रॉपर्टी है, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स बोलता है पूरा मकान है, इस मकान का जितना पार्ट आपने लेट आउट कर दिया वो लेट आउट माना जाएगा, और जितना पार्ट आपने सेल ऑक्यूपाइड कर लिया वो नहीं। समझ में आया?
जैसे कि यहां पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को आपने क्या किया, लेट आउट, तो दिस इज द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या बन गई, दिस पोर्शन इज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड दिस पोर्शन इज सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी नहीं, ये दो प्रॉपर्टी होगी। कितनी प्रॉपर्टी होगी, दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सामने देखना बेटा, भाई बाद में लिखना, एक मिनट रुकना। ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि आपके भी मकान होंगे जहां ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी बना रखा होगा, छत भी बना रखी होगी, किसी का बेसमेंट भी होगा। तो बोला सब गर्मी रहते हो ना बेटा, जितना इन्वॉल्व होंगे उतना मजा आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, आपके घर पे एक नंबर भी होगा, क्या होगा, 420, नहीं जो भी होगा यार, मैंने पहले बोला मुझे मजा लेना, पूरा मजा आता है। तो जो भी आपका प्लॉट नंबर है, 201, 220, 301, 312, 312 भाई जो भी होता है ना, नंबर्स होते हैं। रजिस्ट्री के पर्पज के लिए, जेडी पट्टा के लिए आपने एक ही मकान नंबर है 220 या 210, राइट, लेकिन आपने उसकी बहुत सारी यूनिट्स बना रखी है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे भी जिनको जो रेंट देना होता है उसके दो पार्ट बना देते हैं, जैसे भी आपको करना होता है। ग्राउंड फ्लोर के भी हो सकता है कि आपका मकान सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ हो, तो ग्राउंड फ्लोर के भी अपने आगे से अपन रहते और पीछे से एंट्री दे दी किराएदारों। ऐसा करते नहीं करते? अब जो म्युनिसिपल वैल्यू आएगी वो पूरे मकान की होती है, पोर्शन वाइज नहीं होती। किसकी होती है? 200 गज का प्लॉट है, ये म्युनिसिपल वैल्यू है। अब ये ऐसे वैल्यू नहीं होती म्युनिसिपल वैल्यू की, फॉर एग्जांपल आपने कितना फ्लोर आपने रेंट पे दे दिया, कितना फ्लोर ये दे दिया, तो जो आपका क्वेश्चन के अंदर जो आपको वैल्यूज दे रखी होगी, कौन कौन सी वैल्यूज, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट भी पूरे 12 महीने का ही होगा, मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी का होगा एक्चुअल रेंट भी। एक्चुअल रेंट भी पूरी प्रॉपर्टी का होगा क्या? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला बेटा? जो मैं किराए पे दूंगा उसका ही तो किराया मिलेगा ना, पूरी प्रॉपर्टी का थोड़ी मिलेगा। मतलब आपका बहुत बड़ा मकान है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और छत, आपने छत दे दी एक रूम और बोला बहुत बड़ा मकान है, 3 लाख रुपए का रेंट। अबे गधे, तूने कितना सा दिया है? एक रूम दिया है 5,000 रुपए। अब बोला बड़ा मकान है, बड़ा मकान है, क्या बोला तू शेयर ऑक्यूपाइड करा, रेंट को दूंगा। तो रेंट तो उसी पीरियड का होता है, रेंट तो उसी प्रॉपर्टी का होता है जो आप, तो एक्चुअल रेंट तो ऑब्वियसली लेट आउट का ही दिया हुआ होगा ना क्वेश्चन के अंदर। लेकिन जो म्युनिसिपल वैल्यू होगी वो किसकी होगी? मकान की होगी। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट या म्युनिसिपल टैक्सेस जो भी दे रखा होता है या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा होता है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन सबको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सर किसके बीच में डिवाइड करना पड़ेगा? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर और सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सर कैसे डिवाइड करोगे? दिमाग में जोड़ दो। मकान नहीं है क्या तुम्हारे पास? मकान नहीं है क्या? बोलो मकान नहीं है क्या? सर है। अब आई बात समझ में। मकान हुई तो मकान का एरिया होता है स्क्वायर फीट में। क्या बोला मैंने? स्क्वायर फीट। वैसे स्क्वायर यार्ड भी होता है, लेकिन स्क्वायर यार्ड होता है अनकंस्ट्रक्टेड पार्ट का। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हो जाती है, जब मकान बने हुए होते हैं, तो आप कभी स्क्वायर यार्ड में बात नहीं करते। आप 200 गज और 300 गज नहीं बोलते, आप हमेशा एरिया बोलते हो इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट, कि 6000 स्क्वायर फीट है या 5000 स्क्वायर फीट है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब तो सबको समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या करेंगे? जितना लेट आउट कर दिया उसका एरिया अलग, और जितना सेल ऑक्यूपाइड कर दिया उसका एरिया अलग। उस एरिया के अंदर अपन क्या करेंगे? किसके आधार पे? किसके आधार पे? स्क्वायर फीट के आधार पे। स्क्वायर फीट को क्या वर्ड बोलते हैं? एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया मतलब तो जितना एरिया लेट आउट है उसका वैल्यू अलग कर दो, और जितना एरिया सेल ऑक्यूपाइड है उसका वैल्यू अलग कर दो। और सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी क्या होता है? नील। सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी क्या होता है? नील। तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो, पहले आपको डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने के बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी नील है, और जो अपनी
लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, उसका तो म्युनिसिपल वैल्यू भी आएगा, फेयर रेंट भी आएगा, स्टैंडर्ड रेंट भी आएगा, लेकिन पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, एरिया वाइज आएगा। जितना एरिया आपने किराए पे दिया उसका आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपको निकालना पड़ेगा। प्यारी बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? पीछे, हाँ तुम बताओ। सिंपल सा है बेटा, आप समझो बात। आपका बहुत बड़ा मकान है, क्या है बेटा? बहुत बड़ा मकान है, बेसमेंट से लेके 3 फ्लोर तक, लेकिन आपने 3rd फ्लोर ही किराए पे दे रखा है, और गवर्नमेंट जो म्युनिसिपल वैल्यू बताती है वो फुल हाउस की बताती है। किसकी बताती है? तो क्वेश्चन के अंदर जो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, जो फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, जो म्युनिसिपल टैक्सेस भी होंगे, जो लोन ले रखा होगा, लोन भी आपने पूरे मकान के लिए ले रखा होगा, तो इन सारे कंपोनेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? जितना एरिया आपने लेट आउट कर रखा है, लेट आउट के अंदर डिवाइड कर दो, और जितना एरिया आपने सेल ऑक्यूपाइड कर रखा है, सेल ऑक्यूपाइड में डिवाइड कर दो। तो सेल ऑक्यूपाइड का तो क्या जाएगा? एनएवी डायरेक्टली नील लिख लो, और लेट आउट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जितना पार्ट कर रखा है उसका आपका अमाउंट लिखना पड़ेगा, फिर उसके आधार पे आप क्या करोगे? वैल्यू निकाल लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। वापस से बोलता हूं। अब एक बात आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर एरिया और टाइम में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला कंसेप्ट किसका था? और इससे पहले जो मैंने बोला था वो कौन सा कंसेप्ट था? डिफरेंस समझ में आ रहा है? टाइम में अपन ने कभी भी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट को अपन ने डिवाइड नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी, प्रॉपर्टी पूरी एक है यार, ऐसे एरिया नहीं है उसमें। ये बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बाद में तुम्हारे मजे लूंगा। तो बच्चे बोलते रहे ऐसे क्यों समझाते हो? समझ में आ जाता? नहीं आता बेटा, माइंड में सेट करने में टाइम लगता है, मुझे पता है। तो पूरा मकान एक है, उसमें सिर्फ टाइम पीरियड का है। किसमें के में? कि कुछ पीरियड के लिए सेल ऑक्यूपाइड है, कुछ पीरियड के लिए लेट आउट है, तो उसको आपने क्या मान लिया? डीम टू बी लेट आउट मान लिया। और डीम टू बी लेट आउट मतलब म्युनिसिपल वैल्यू पूरे 12 महीने के लिए। लेकिन यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक है, उस हाउस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट आपने लेट आउट कर दिया और कुछ पार्ट आपने सेल ऑक्यूपाइड कर लिया, तो वो 2 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पे कितनी प्रॉपर्टी बन गई हो? 2। जितना पार्ट आपने लेट आउट कर दिया उसको बोलेंगे लेट आउट, और जितना पार्ट आपने सेल ऑक्यूपाइड कर दिया, सेल ऑक्यूपाइड। इसका मतलब ट्रीटमेंट अब आपको दोनों करने पड़ेंगे। तो सेल ऑक्यूपाइड का म्युनिसिपल वैल्यू भी चाहिए होगा, लेट आउट का म्युनिसिपल वैल्यू भी चाहिए होगा, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? दोनों की म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड सब निकालना पड़ेगा। अब आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन कंफर्म ईमानदारी से? ये कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया। ये बार रीड कर लेना। Yes, now we come to the question number 8. Question number 8 दिख रहा है सबको? Everyone come to the question number 8. Mr. R owns a house. Municipal taxes या municipal value, sorry, taxes नहीं, value of the house is 50,000 rupees. He paid 8,000 rupees in local taxes during the year. He uses the house for his residential purposes but let out half of the house at the rate 3,000 rupees per month. मतलब 6 महीने के लिए आपने रेजिडेंशियल यूज किया और 6 महीने के लिए आपने किराए पे दे दिया। यही दिया हुआ है ना? ये नहीं दिया हुआ है बेटा। पीरियड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे टाइम की बात नहीं कर रहा है। इन्होंने बोला है कि ये मकान है, वो मकान में रेजिडेंशियल यूज कर रहा हूं, मैंने आधा मकान किराए में दे रखा है। क्या दे रखा है?
but this is the house. Half of the house is let out and half of the house is सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये एक हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पे दो हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी. दिस इज द सेल ऑक्यूपाइड एंड दिस इज द लेट आउट. तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या करोगे, तो प्रॉपर्टी दो हो गई यहां पे, लेट आउट और सेल ऑक्यूपाइड. इसका मतलब अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे, आवाज नहीं आ रही, अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे, दो. अमाउंट इन रुपीज, ये लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. यस एवरीवन, अब हम क्या कंसीडर करेंगे, अपने को कहां से स्टार्ट करनी है कहानी. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू लेट आउट के अंदर कितना आएगा 50%. ये अपन वर्किंग नोट में लिख देंगे 50% आएगा. रीजन क्या है, आप तो कितना आएगा 50,000 का आप 25,000 और लेटर सेल ऑक्यूपाइड के अंदर नील. सेल ऑक्यूपाइड के अंदर भी 25 होगा, लेकिन सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी कितना होता है, नील होता है, पता ही होता आपको ऑलरेडी. म्युनिसिपल वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, फेयर रेंट से. क्या क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है. यदि क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दे रखा है तो अपन फेयर रेंट बना सकते हैं. क्या कर सकते हैं, एक वर्किंग नोट लिख लो. हमने प्रिज्यूम किया है कि क्वेश्चन के अंदर फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, तो जो एक्चुअल रेंट है ना, कम से कम उतना तो फेयर रेंट होगा ही होगा. यदि क्वेश्चन में फेयर रेंट दे रखा है तो फेयर रेंट इज दैट, लेकिन जो एक्चुअल रेंट होगा वो फेयर रेंट होगा साइलेंट में. आप ये प्रिज्यूम कर सकते हैं. हमने क्या प्रिज्यूम किया कि इन केस फेयर रेंट इज नॉट गिवन, वी हैव अज्यूम दैट एक्चुअल रेंट इज ट्रीटेड एज ए फेयर रेंट. तो हमारा फेयर रेंट कितना आ गया, 3,000 रुपये महीना. तो 3,000 रुपये जो महीना है वो तो 50% पोर्शन का होगा ना, तो पूरे पोर्शन का कितना होगा, पूरी बिल्डिंग का रेंट. फेयर रेंट निकाल लो, एक्चुअल रेंट नहीं निकाल लो. तो फेयर रेंट कितना हो गया 6,000 इंटू 12. ये रीजन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ वापस से. एक्चुअल रेंट तो 3 ही आएगा, लेकिन मैं तो पूरी बिल्डिंग 72. आप कितना होगा, और सेल ऑक्यूपाइड में कितना आएगा, सेल ऑक्यूपाइड में कितना आएगा. ये रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मतलब यदि कोई प्रॉपर्टी का पार्ट ऑफ द हाउस यदि आपने सेल ऑक्यूपाइड कर रखा है, पार्ट ऑफ द हाउस यदि आपने लेट आउट कर रखा है, तो लेट आउट का अलग ट्रीटमेंट होगा, सेल ऑक्यूपाइड का अलग ट्रीटमेंट होगा. सेल ऑक्यूपाइड के केस में वैल्यू डायरेक्टली नील होती है, और लेट आउट के अंदर आपको सब कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन उतना ही पोर्शन जितना पोर्शन आपने लेट आउट कर रखा है, पूरी की नहीं, उतना ही पोर्शन जितना कि आपने किराए पे दे रखा है. बस बात समझ में आ रही है. म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट व्हिचएवर इज, अब किससे कंपेयर करेंगे, अपन मानेंगे कि रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर्ड है, तो यही क्या बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट 36 और नील. किससे कंपेयर करेंगे, यहां पे एक्चुअल रेंट कितना आएगा, एक्चुअल रेंट आवाज नहीं आ रही, कितना आएगा 3,000 इंटू 12 में ना. पार्ट ऑफ पार्ट एरिया के लिए, टाइम पीरियड के लिए तो बोल ही नहीं रहा, तो टाइम पीरियड तो पूरा 12 महीने ही होगा. लॉक कर दो क्या, आ तो रहा है ना समझ में. तो इसको क्या बोलेंगे, यहां तो नीले नीला आएगा सब कुछ, और रीजन सब पता ही आपको. तो इसको क्या बोलेंगे ना,
एक्सपेक्टेड रेंट को जब एक्चुअल रेंट से आप कंपेयर करोगे, विच एवर इज हायर, जो अमाउंट आएगा इसको नाम क्या देंगे? जीएवी। जीएवी का फुल फॉर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000 और सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी लॉक कर दूं? आवाज नहीं आ रही, लॉक कर दूं? ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या चाहिए था? एनुअल वैल्यू मतलब नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? म्युनिसिपल टैक्सेस आपको माइनस करने होंगे। क्या माइनस करने होंगे? कौन से वाले? पेड। किसके द्वारा? कितना आएगा अमाउंट? सेल ऑक्यूपाइड के केस में तो नील ही होगा क्योंकि एनएवी इज नील। लेकिन जो आपका लेट आउट है, तो लेट आउट के केस में कितने एरिया लेट आउट है? आप पूरा अपने आप ही माना है, तो कितना आएगा अमाउंट? तो इसको क्या नाम देंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स एरिया माइनस कर दोगे तो उसको अपन बोलेंगे एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू 32,000 और नील। और मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। किसी को कोई भी डाउट है क्लास में पूछ सकता है। बेटा आ रहा ही नहीं, आ रहा समझ में? हाँ बेटा, इस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर कौन देगा कि म्युनिसिपल टैक्स से 4,000 लेंगे या 8,000 लेंगे या 12,000 लेंगे? तुम बताओ बेटा, म्युनिसिपल टैक्स से 4,000 क्यों लिया? आप क्यों लिया? तो सर आपने लिख दिया तो हमने लिख दिया। बेटा पूरा मकान है ना, उसका म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 4,000। तुम दो प्रॉपर्टी बन गई है, लेट आउट अलग और सेल ऑक्यूपाइड अलग, तो कितना पार्ट आपने लेट आउट कर रखा है? आप मतलब 50%। तो 8,000 का 50% कितना होता है? 4,000। कोई और डाउट टू एनीवन? हेलो, कंफर्म? कंफर्म? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। M is the owner of a house. M is the owner of a house. Municipal value of the house is 40,000 rupees. He paid 8,000 rupees as local taxes during the year. He was using the house for his residential purposes but let out. With effect from 1st Jan 2026 at the rate rupees 4,000 per month. Compute the net annual value of the house. मैं तुम लोगों को 3 मिनट का टाइम देता हूं, पहले तुम ट्राई करोगे फिर मैं समझाऊंगा। हमने एक बार ट्राई कर लिया होगा, क्वेश्चन पढ़ लिया 3 बार। एक आदत डालनी है कि मैं हमेशा जल्दी जल्दी जरूर बोलता हूं, कुछ अच्छे बाबू के जाते हैं जल्दी नहीं, जल्दी का मतलब ऐसे बिना पढ़ेगा 3 बार क्वेश्चन पढ़ना ही है। जल्दी का रीजन ये होता है कि आपको पैनिक होने की आदत होनी चाहिए, इसलिए मैं पैनिक करता रहता हूं, जानबूझ के करता हूं पैनिक, लेकिन होना नहीं है क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपके अंदर हो जल्दी कर ले, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। तो भैया लाइफ में यही चलता ही है। जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप दे रखा होगा उनको पता होगा सर पहले क्वेश्चन में 2 घंटे लग जाते हैं, बाद में पता चलता है पूरा टाइम बच गया, टाइम कम बचा है और क्वेश्चन बहुत सारे बच गए। तो वो इसलिए ये माहौल बनाता हूं जिससे आपको अपने आप को कूल करना आता है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने एवरीवन? 2 मुद्दे की बात थी 3 बार, ठीक है। कौन सा नंबर है? नंबर बताना। क्वेश्चन नंबर 9। M is the owner of a house. He was using this house for his residential purposes and but let out with effect from 1st January 2026 इसका मतलब यहाँ पे जो अपनी हाउस प्रॉपर्टी है उसके 2 पार्ट हो गए। मतलब ये कि जो लेट आउट किया हुआ है 9 महीने के लिए कर रखा है तो वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी, अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, राइट। 9 मंथ्स आपका लेट आउट का हो जाएगा और 3 महीने सेल ऑक्यूपाइड का हो जाएगा। यस और नो? उल्टा लिख दिया। 9 मंथ्स
9 months सेल ऑक्यूपाइड और 3 months लेट आउट, ऐसे ही करेंगे ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट सब डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा चलो, मैं तो कुछ बच्चों ने ऐसा किया, वो लिख रहा था, बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने क्लियरली बोला था स्टार्टिंग में मिस्टेक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक बात माइंड में सेट कर लो, इफ देयर इज वन हाउस प्रॉपर्टी, पीरियड के आधार पे सेम प्रॉपर्टी, डिवाइड नहीं है एरिया, एरिया डिवाइड नहीं है, सेम प्रॉपर्टी लेट आउट भी हो रही है और सेल ऑक्यूपाइड भी है, किसके आधार पे, फॉर सम पीरियड लेट आउट एंड सम पीरियड इज सेल ऑक्यूपाइड, देन ये दो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। बार बार बोलो माइंड में, इससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये एक ही प्रॉपर्टी है तो अमाउंट के दो कॉलम बन ही नहीं सकते, और इसको क्या बोलते हैं अपन, डीम टू बी लेट आउट। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, डीम लेट आउट की तरह होता है। कैसे होता है, तो अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा। तो पापी बच्चे जिन्होंने अमाउंट के दो कॉलम बनाए, कुछ बच्चों ने बनाए, किसने बनाए बताऊंगा नहीं, मुझे पता है पूरा। समझ में आ गया वो पापी, तो बोला पापीज, वी आर पापीज, लेकिन आगे से नहीं, आगे से गलती नहीं करेंगे। कुछ नहीं की थी गलती, पता है मुझे। तो गलती को कैसे रोके, आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, इसका एक तरीका है। मैं तरीका समझाता हूं, इस मिस्टेक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो जिन बच्चों से गलती हुई। जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कैसे याद रखना है, वन प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर सम पीरियड एंड फॉर सम पीरियड सेल ऑक्यूपाइड। एरिया नहीं है, क्या नहीं है, एरिया नहीं है, एक ही एरिया है, और कुछ पीरियड के लिए लेट आउट है और कुछ पीरियड के लिए सेल ऑक्यूपाइड है। तो भैया प्रॉपर्टी एक ही रहेगी, और जब प्रॉपर्टी एक रहेगी तो दो ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, तो उसको क्या मान के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डीम लेट आउट। और यही रीजन है कि म्युनिसिपल वैल्यू प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा। म्युनिसिपल वैल्यू प्रोपोर्शनेटली, लॉजिक समझ में आ रहा है। लेकिन यदि आपका मकान एक है, जैसे बहुत लोग करते हैं, आपने भी कर रखा होगा, सबको अच्छा लगता है फ्री का रेंट आए तो ज्यादा ही पैसे वाले होते तो नहीं देते, फिर अल्लाह का दिया हो सब कुछ है, मकान खराब करना ही नहीं है। लेकिन जो मेरे जैसे होते ना, पैसे वाले पैसा पैसा करते होते, भैया आधा पोर्शन भी तो दे दो यार, रेंट आ रहा है, क्या जा रहा है, खर्चे निकलेंगे भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो देन वो जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, कुछ पीरियड नहीं, एरिया वाइज, यदि कुछ एरिया आपने लेट आउट कर रखा है और कुछ एरिया आपने क्या कर रखा है, सेल ऑक्यूपाइड, तो देन इट इज नॉट वन प्रॉपर्टी, इट इज अ टू प्रॉपर्टी। जितना एरिया लेट आउट कर रखा है वो लेट आउट बना जाएगा, और जितना आपने सेल ऑक्यूपाइड कर रखा है वो सेल ऑक्यूपाइड बना जाएगा। अब कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा, तो वो दो प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है, अब जब दो प्रॉपर्टी है लेकिन वैल्यूज सारी एक दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज मतलब म्युनिसिपल वैल्यू को, फेयर रेंट को, स्टैंडर्ड रेंट को, म्युनिसिपल टैक्सेस को, इंटरेस्ट और लोन को क्या करना पड़ेगा, एरिया वाइज, क्या वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रहिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा था, ये एरिया का नहीं था, ये कौन सा क्वेश्चन था, टाइम पीरियड का था। ध्यान रहिएगा, जिन बच्चों से गलती हो गई उनसे, और जिनसे गलती से भी कभी कभी आंसर आ जाता है, तो मैंने बोला गलती से मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे रीजन से आंसर चाहिए। आज समझ में आ रही है। तो दिस प्रॉपर्टी इज डीम लेट आउट, दिस प्रॉपर्टी इज डीम लेट आउट। अमाउंट के दो कॉलम नहीं बनेंगे, कितना बनेगा, सिंगल कॉलम बनेगा। म्युनिसिपल वैल्यू कितना आएगा अमाउंट, यार नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। म्युनिसिपल वैल्यू 40,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी 9 महीने 3 महीने डिवाइड नहीं करना, क्योंकि दिस प्रॉपर्टी डीम लेट आउट, डीम लेट आउट। तो म्युनिसिपल वैल्यू पूरे 12 महीने के लिए नहीं है, आपको म्युनिसिपल वैल्यू पूरे 12 महीने के लिए नहीं है। समझ में आई बात। फेयर रेंट दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो अपनी एक एजम्पशन है, अपन वर्किंग नोट बना के एक एज्यूम्ड कर लेते हैं। कुछ बच्चे फेयर एंड जीरो भी कर सकते हैं, फेयर एंड जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन एजम्पशन देनी पड़ेगी कि फेयर एंड नहीं दिया हुआ है। अपन मानते हैं कि भैया फेयर एंड इनडायरेक्टली दे दिया क्योंकि एक्चुअल एंड है ना, तो एक्चुअल एंड कितना है, दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ है। जब 3 महीने के लिए आपने 4,000 रुपए महीने पे दिया, तो ऑब्वियसली पूरे 12 महीने का रेंट कितना बनता होगा। नहीं आया समझ में, किन किन को आया, सबको आ गया, ईमानदारी से आया।
कंफर्म? हमेशा क्लियरली लिखा करो, ये फेयर एंड एज्यूम्ड है, दिया हुआ नहीं है। विच एवर इज, कितना आएगा अमाउंट, लॉक कर दूं क्या? माइनस, अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट जो दिया हुआ नहीं तो अपन मानते हैं कंट्रोल्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, गवर्नड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 4080 रहेगा। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे? तो ये कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ जाता है, मैं वापस से क्लियर कर देता हूं। कल भी मैंने बोला था वी कैन नेवर प्रिज्यूम स्टैंडर्ड रेंट इज जीरो। ऐसे कैसे मान सकते हो रेंट जीरो है? कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो बहुत गांवों में रहता है, तो गांवों में भी मेरा बिल्कुल गांव, और कैसे गांव, ऐसे गांव ऊबर खाबर, तो भी 2 रुपए महीने का तो रेंट हो गई। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रेंट कभी जीरो नहीं होता, रेंट इसलिए अपने को मानना पड़ेगा कोई ना कोई रेंट। अब कितना मानूंगा, बाजार 2000, तो अपन मानते हैं कि 4080 है। इसलिए जब भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता तो विचेवर इज लोअर सेम अमाउंट आता है, जीरो मत कर देना कभी गलती से, क्योंकि जनरली एक आदत है हमारी। क्या आदत है बेटा? क्या बोला मैंने? यदि कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो उसको जीरो मान लो, लेकिन यहां पे ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? रीजन के साथ, रीजन और बात का पता होना चाहिए। आगे बढ़ू तो क्या नाम देंगे इसको? 40 आगे आपका एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर विद द एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना होगा? एक्चुअल रेंट 48 नहीं हो सकता। वैसे तो अपन ने पूरे 12 महीने का लिया, लेकिन भैया जब मैंने किराए पे ही 3 महीने के लिए दिया तो जितने पीरियड, और वैकेंट नहीं है, वैकेंट नहीं है, वैकेंट नहीं है, सेल ऑक्यूपाइड है, तो रेंट कितने पीरियड का आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन विच एवर इज, तो जीएवी क्या होता है? आयर अमाउंट। आयर अमाउंट कितना है? लॉक कर दूं? ये सही का था, ऐसे ही किया था कैलकुलेट, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अभी 8000 को भी 9 महीने 3 महीने में डिवाइड नहीं होगा भैया, प्रॉपर्टी एक ही है, डीम लेट आउट है, तो पूरा 8000 का क्या हो जाएगा आपका? म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस, तो ये आ गया आपका एनएवी नेट एनुअल वैल्यू 40,000 रुपीज। बहुत सारे बच्चों का सही था। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया पढ़ के आना। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।